एक मोहल्ले में 3 तरह की सास बहू। दोपहर के समय कृष्णधाम मोहल्ले की सड़क पर एक शानदार बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। वहीं गाड़ियों के पीछे सामान से लदे 3 बड़े ट्रक आ रहे होते हैं। तीनों बहनों ने इस मोहल्ले में नया घर खरीदा होता है और आज उनके नए घर का गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है। विमला, मंगला, देखो हमारा नया घर आ गया। एकदम ठाट बाट के साथ गाड़ी से उतरेंगे। इस मोहल्ले वालों को पता चलना चाहिए कि कौन आया है। हाँ दीदी, घर तो बड़े बड़े हैं, पर इन 3 ट्रकों का किराया। अरे दैया, इतना ज्यादा किराया देने में तो मेरी छाती फटी जा रही है। अरे विमला, तुम भी हमेशा पैसों का ही रोना रोती रहती हो। जब हम पेरिस में थे ना, तो इससे भी बड़े 5 ट्रक में सामान लोड करके आए थे। गाड़ी के रुकते ही तीनों बहनें बड़े ठाट बाट के साथ अपने पतियों और बेटों के साथ बाहर निकलती हैं। वहीं मोहल्ले के पड़ोसी उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वर्मा जी, देखिए अपने मोहल्ले में 3 नए परिवार एक साथ आ रहे हैं। हाँ चौधरी जी, सुना है ये तीनों सगी बहनें हैं। स्वागत है जी, आप सबका हमारे मोहल्ले में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलिए, शुभ मुहूर्त आ गया। अरे तीनों बहनें अपने अपने नए घर के दरवाजे पर आएं और गृह प्रवेश की तैयारी करें भाई। तीनों बहनें बड़े ठाट बाट के साथ अपने अपने नए घरों का गृह प्रवेश करती हैं और फिर अगले दिन सुबह मोहल्ले में सब्जी बेचने छोटू अपनी रेहड़ी लेकर आता है तो तीनों बहनें सब्जी लेने बाहर निकलती हैं। अरे ताजी सब्जी ले लो, आलू प्याज ले लो, टमाटर ताजे ले लो। ओए, ये सब्जी तुझे इतने रुपए किलो ही देनी पड़ेगी, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी, समझा? अरे मालकिन, इतने कम दाम में तो मुझे घाटा हो जाएगा, थोड़ा तो तरस खाओ। देना है तो दे, वरना यहाँ से अपनी रेडी हटा। अरे देखो, ये बड़ी वाली बहन तो किसी जमाने की हिटलर लगती है, कैसे ठाट से डरा रही है। हाँ प्रभा, इसकी हिटलर गिरी तो देखने लायक है। तीनों बहनें सब्जी लेती हैं। तभी बिमला छोटू का हाथ पकड़कर उससे कहती हैं, और सुनो, ये धनिया मिर्ची मुफ्त में डाल। 2 रुपए के धनिया के लिए अलग से पैसे क्यों मांग रहा है? अरे बिमला अम्मा, 2 रुपए के धनिये के लिए आधे घंटे से लड़ रही हो, मेरी तो बोनी भी नहीं हुई अभी। अरे यार विमला, तू भी क्या 2 रुपए के धनिया के लिए लड़ रही है इतनी देर से? ओए भैया, आपके पास जो स्पेनिश वाला व्हाइट ब्रिंजल और रेड कैप्सिकम है क्या? अरे माई रे, ये कौन सी विदेशी सब्जी का नाम ले रही हैं आप? हमारे पास तो ये देसी बैगन है। बेकार हो तुम। जब हम पेरिस में रहते थे ना, तो हम रोज ऐसी महंगी विदेशी सब्जियां खाया करते थे। हम तो ऐसी सब्जियां कभी नहीं लेते थे। मंगला, तू अपनी पेरिस की कहानियां बंद कर और सब्जियां ले। अरे देखो हमारे नए पड़ोसियों को, तीनों बहनें हैं पर तीनों का नेचर देखो कैसा अजीब सा है। हाँ वर्मा जी, एक हिटलर है, एक 2 रुपए के लिए लड़ने वाली महाकंजूस और एक पेरिस की क्वीन बन रही है। भाग्यवान, अंदर चलो, पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा मत बनाओ। आप चुप रहिए। तीनों बहनें मुंह फुलाए अपने अपने घरों के अंदर चली जाती हैं और मोहल्ले के लोग उनकी बातें सुनकर हंसते रह जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन तीनों सज धज कर मंदिर जाने के लिए बाहर निकलती हैं तो पड़ोसी उन्हें देखकर आपस में फुसफुसाते हैं। अरे वर्मा जी, गीता जी देखो हमारे नए पड़ोसियों को, कैसे तीनों ठाट से जा रही है। हाँ हाँ, कल सब्जी लेते समय तो देखा ही था, तीनों बहनें अलग अलग राग अपना रही थी। और आज ये मंदिर जा रही हैं, देखते हैं वहाँ क्या ड्रामा करती है। वहीं कुछ देर में तीनों बहनें मंदिर के अंदर पहुंच जाती हैं जहां भजन कीर्तन हो रहा होता है। तभी तीनों बहनें वहीं बैठकर बातें करने लगती हैं। अरे ओ विमला, मैं क्या सोच रही हूँ, हमारे बेटे अब सयाने हो गए हैं, क्यों ना इनके हाथ पीले कर दिया जाए। बात तो सही है, शादी होगी तो घर में एक काम करने वाली भी आ जाएगी। ओह गॉड, मैं तो अपने नयन के लिए कोई ऐसी बहू लाऊंगी जो पेरिस की मेम जैसी दिखती हो। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। क्यों ना हम पंडित जी से ही अपने बेटों के लिए बात करें, उनके पास कोई अच्छे रिश्ते होंगे। हाँ हाँ, पंडित जी से कोई अच्छा और सीधे साधे घर का रिश्ता पूछते हैं जो बिना खर्चे के शादी करने को तैयार हो जाए। भजन खत्म होते ही तीनों बहनें उठकर पंडित जी के पास जाती हैं जहां पंडित जी अपनी पोटली समेट रहे होते हैं। प्रणाम पंडित जी, जरा रुकिए, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कल्याण हो, कहिए क्या आ गया है?
पंडित जी, अब हमारे बेटे शादी के लायक हो गए हैं। आपके पास कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए। और पंडित जी, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो कम खाती हो, कम खर्च करती हो और घर के सारे काम अकेले संभाल ले। पंडित जी, लड़की एकदम हाई फाई होनी चाहिए जो इंग्लिश बोलती हो, आखिर हमारा भी तो एक स्टैंडर्ड है। अरे अरे माताओं, एक एक करके बोलो। वैसे अगर आप तीनों बहनों के बेटे के लिए सगी बहनों का रिश्ता मिल जाए तो कैसा रहेगा? सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही उत्तम बात होगी। अगर तीनों बहुएं सगी बहनें हुई तो हमारे घर में रोज रोज के कलेश भी नहीं होंगे। हाँ पंडित जी, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तीनों शादियाँ एक ही मंडप में ही हो जाएंगी। टेंट और खाने का पूरा खर्चा आधा हो जाएगा। अरे वाह, हम तीनों 7 सगी बहनें और हमारी बहुएं 3 सगी बहनें, बढ़िया रहेगा। ठीक है, मेरी नजर में एक जगह 3 सगी बहनें हैं, बहुत संस्कारी और गुणी हैं। मैं आज ही उनके घर बात चलाता हूँ। कोई पक्की खबर आते ही मैं आपसे बता दूंगा। हाँ। तीनों बहनें खुश होकर मंदिर से बाहर निकलती हैं और फिर 2 दिन बाद कमला के घर पर तीनों बहनें एक साथ बैठी होती हैं। तभी पंडित जी हाथ में एक बड़ा सा झोला और कुछ तस्वीर लेकर आते हैं। राम राम माताओं, अरे लो, मैं आपके बेटे के लिए बहुत ही उत्तम और सुंदर रिश्ता लेकर आ गया हूँ। राम राम पंडित जी, जल्दी बैठिए और बताइए क्या लाए हैं हमारे बच्चों के लिए। हाँ, एक बहुत शरीफ और संस्कारी परिवार है। उनकी 3 सगी बेटियां हैं। वो अपनी तीनों बेटियों की शादी किसी अच्छे और प्रतिष्ठित घर में एक साथ करना चाहते हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। 3 सगी बेटियाँ? अरे वाह, लाइए पंडित जी, पहले लड़कियों की फोटो तो दिखाओ। हाँ पंडित जी, जरा फोटो दिखाइए। ये देखिए माताओं, बड़ी बेटी रिया, मझली सिया और छोटी बेटी दिया। तीनों ही बेहद रूपवान और गुणवान हैं। अरे वाह, लड़कियां तो वाकई बहुत सुंदर है। बड़ी वाली तो मेरे कमल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मंझली लड़की तो बहुत शांत और सीधी सादी लग रही है। मेरे पवन के लिए ये बिल्कुल ठीक रहेगी। और ये छोटी वाली तो एकदम फॉरेन रिटर्न जैसी लग रही है। ये मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है। बच्चों, तुम भी तस्वीर देख लो। मंगला के इतना कहते ही तीनों बेटे लड़कियों की तस्वीर देखते हैं। माँ, लड़की तो सच में बहुत अच्छी है, मुझे तो पसंद है। हाँ माँ, मुझे भी लड़की पसंद है, बहुत शालीन लग रही है। माँ, छोटी वाली भी बहुत प्यारी है, आप लोग जैसा ठीक समझे। चलो, लड़के भी तैयार है और हम भी। पंडित जी, तुरंत बात पक्की करो, हम कल ही शगुन लेकर लड़कियों के घर जाएंगे। जिसके बाद अगले दिन तीनों बहनें अपने पतियों और बेटों के साथ सज धज कर लड़कियों के घर पहुंचती हैं, जहां दोनों परिवार मिलकर शादी पक्की कर लेते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद तीनों की शादी हो जाती है। तीनों सास खुशी खुशी आरती की थाल लेकर दरवाजे पर उनका स्वागत कर रही थीं। बहू, कलश को दाहिने पैर से गिराकर घर के अंदर आओ। जी माँ जी। रिया जूडो कराटे एक्सपर्ट थी, इसलिए वो अपनी स्टाइल में जैसे ही कलश पर पैर मारती है, कलश हवा में उड़ता है और पूरे घर में गोल घूमने लगता है और सीधे आकर सास कमला के सिर पर जोर से लगता है। मेरा सिर, ये क्या बदतमीजी है रिया। आते ही अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए तुमने। अरे नहीं माँ जी, वो तो बस गलती से लग गया। मेरी किक थोड़ी ज्यादा कड़क है। मैं जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ ना। चलो चलो, कोई बात नहीं, अब अंदर आओ। इतना कहकर कमला सर पकड़ लेती है और घर के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ महाकंजूस विमला ने कलश में चावल के नाम पर सिर्फ 2 चुटकी चावल डाले होते हैं। ओह गॉड माँ जी, इस कलश में तो सिर्फ 2 चुटकी चावल है। अब मेरे इंस्टाग्राम की रील्स कैसे बन पाएगी? मैं अपने फॉलोअर्स को रील्स में क्या दिखाऊंगी? अरे बहू, चावल बहुत महंगे हैं, 2 चुटकी क्या कम होते हैं। अब ज्यादा नखरे मत करो, गृह प्रवेश तो हो गया ना, अब चुपचाप अंदर आ जा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी कंजूस सास का अनोखा वेलकम। बिना चावल की गृह प्रवेश। कमेंट में बताओ कैसी लगी मेरी सास। हाय राम, ये लड़की तो आते ही मेरे पीछे कैमरा लेकर पड़ गई। ऐसे ही सिया का भी गृह प्रवेश हो जाता है। वहीं तीसरी बहन मंगला की बहू दिया बहुत मॉडर्न होती है। वो जैसे तैसे सिर पर पल्लू टिकाकर कलश पर पैर मारती है और अंदर आते ही सर से पल्लू हटा हाँफने लगती है। उफ माँ जी, इस भारी लहंगे में मुझे तो बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। एसी ऑन करो ना कोई, मुझे जल्दी से चेंज करना है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे बहू, तुम इतने में ही थक गई? जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमने इतना लंबा लंबा घूंघट काढ़ा था और हम तो आते ही पूरे घर के काम में लग गए थे। जब हम पेरिस में थे तब भी मैं
ओहो मॉम जी, प्लीज अब आपकी पेरिस की कहानियां बंद करो। मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करने दो। क्या मुझसे जुबान लड़ा रही हो? कैसी मॉडर्न बहू आ गई है मेरे घर में? माँ प्लीज शांत हो जाओ, आपकी ये पेरिस की लंबी कहानियां बाद में सुनाना। तुम सबके सब बहुत बिगड़ गए हो। तीनों बहुएं गृह प्रवेश करके घरों में कदम रखती हैं। लेकिन दोस्तों, एक मोहल्ले में 3 तरह की सास बहू की ये जोड़ी क्या क्या कारनामे करती है, ये देखने लायक जरूर होगा। वैसे आपको क्या लगता है आगे क्या ही होगा, कमेंट में बताइए। वैसे गृह प्रवेश के बाद तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चेंज करने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों सासें कमला, विमला और मंगला भी अपने अपने कमरों में जाकर तुरंत एक दूसरे को फोन मिलाकर कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं। हेलो विमला, मंगला, सुन रही हो ना तुम दोनों? मेरी बहू रिया ने आते ही जो कलश से मेरे सिर पर किक मारी है, मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। लेकिन मैंने भी पूरी लिस्ट बना ली है। कैसी लिस्ट, जरा हमें भी तो बताओ। पूरे दिन के काम की लिस्ट। कल सुबह जैसे ही वो उठेगी, मैं उसके हाथ में ये लिस्ट थमा दूंगी। इस घर में तो अब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। उसकी ये जूडो कराटे वाली अकड़ मैं एक दिन में ढीली कर दूंगी। सही कहा दीदी, बहू को आते ही दबा कर रखना चाहिए। मैंने तो अपना काम आज ही शुरू कर दिया। मैंने किचन के सारे डिब्बों और अलमारियों पर बड़े बड़े ताले लगा दिए हैं। ताले? अरे विमला, तो भी कितनी मक्खी चूस है। हाँ, क्योंकि ये जो मेरी बहू सिया आई है ना, ये हर बात पर रील्स बनाने लगती है। कल सुबह पहली रसोई में मैं इसे सिर्फ उतना ही सामान नाप कर दूंगी जितना मैं चाहूंगी। एक दाना भी फालतू वेस्ट नहीं करने दूंगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? उफ, तुम्हारी 2-2 रुपए की कंजूसी कभी नहीं जाएगी। हमारे घर में तो भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है। किस बात का दुख मंगला? अरे दीदी, दिया के मायके वाले बनते तो बहुत अमीर हैं, लेकिन दहेज में सामान कितना कम दिया है। जब हम पेरिस में थे ना, तो वहाँ शादियों में लोग पूरा का पूरा सोने का महल दे देते थे। इनकी माँ ने तो मुझे बस नॉर्मल चीजें दी है। तो फिर तुम उसके साथ कैसा बर्ताव करोगी मंगला? अरे दुनिया के सामने तो मैं यही कहूंगी कि मैं अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी मान कर रखूंगी, लेकिन पीठ पीछे मैं उसके पंख ऐसे काटूंगी कि वो अपनी मॉडर्न लाइफ भूल जाएगी। चलो बहुत हुआ पंचायत, अब सो जाओ। कल सुबह पहली रसोई में इन दोनों बहुओं की असली परीक्षा होगी। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। तीनों सास मुस्कुराते हुए फोन काट देती हैं और फिर अगले दिन मोहल्ले में पड़ोसी तीनों बहनों के घरों की तरफ नजरें टिकाए होते हैं। अरे गीता जी, वर्मा जी, जरा देखो तो सही, इन तीनों घरों में एक साथ बहुएं आई है, पर आज पहली रसोई के दिन भी इनके घरों में ना कोई खुशबू आ रही है, ना कोई आवाज। मामला क्या है? हाँ प्रभा भाभी, और वो विमला बहन को देखो, कल शाम को मैंने देखा था, उन्होंने पहले रसोई की खीर के लिए सिर्फ आधा किलो दूध लिया था। पता नहीं बहू से उस आधे किलो दूध में कैसी खीर बनवाएगी। सही कहा गीता जी, आधा किलो दूध में तो पूरी फैमिली के लिए चाय भी ढंग से नहीं बनती है। ये तो खीर बनवा रही हैं। लगता है आज अंदर बड़ा तमाशा होने वाला है। चौधरी जी, जरा कान लगाकर सुनते हैं, बड़ी बहन कमला के घर में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कमला के घर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रिया किचन में आती है तो कमला भी उसके पीछे पीछे किचन में जाकर उसके हाथों में एक चिट्ठा पकड़ा देती है। बहू, सबसे पहले ये चिट्ठा पकड़ो। हमारे घर में सब कुछ मेरे इस टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा। ये क्या है माँ जी, सुबह सुबह क्या पर्चा थमा रही हो? ये तुम्हारे पूरे दिन के काम की लिस्ट है। तुम्हें सुबह ठीक 5 बजे उठना पड़ेगा और 7 बजे तक किचन का सारा काम निपटाकर झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा और फिर बर्तन भी मांजने हैं, जिसके बाद मेरे बेटे का लंच भी टाइम पर पैक होना चाहिए, समझी? माँ जी, पहली बात तो ये कि मैं दोपहर 12 बजे से पहले सोकर नहीं उठती, और दूसरी बात, मैं जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। मेरे सामने ये सब नखरे मत करिएगा। रिया गुस्से में कराटे का एक पंच हवा में लहराती है तो पंच की जोरदार आवाज सुनकर कमला डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाती है। अरे कमल, देख तेरी बीवी की बदतमीजी। पहले दिन आते ही तेरी बहू ने तो अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। अरे माँ, अब ये बात आप दोनों ही जानो, मुझे बीच में मत घसीटो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। देखा माँ जी, अब साइड हटो, मुझे किचन में जाने दो। हाय राम, ये बहू आई है या काल। वहीं विमला के घर में पवन और उसके पिता रमेश डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, जहां किचन में सिया पहली रसोई की तैयारी के लिए खड़ी होती है। माँ जी, पहली रसोई की खीर बनानी है। सारा सामान कहाँ है? इन अलमारियों में इतने बड़े बड़े ताले क्यों लटके हुए हैं?
हाँ बहू, मुझे शुरू से ही ऐसी आदत है, मैं पूरा घर ताले में रखती हूँ। सब सामान हिसाब से चलेगा तभी तो बरकत होगी। तो फिर चाबी दीजिए, मैं सामान निकाल लेती हूँ। ना ना बहू, चाबी तो मेरे ही पास रहेगी। तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले, मैं निकाल कर दूंगी। हाँ तो लाइए, मुझे दूध दीजिए। जिसके बाद बिमला बहुत नखरे करके सिर्फ आधा किलो दूध का पैकेट निकालकर सिया को देती है। माँ जी, सिर्फ आधा किलो दूध? पूरे परिवार के लिए खीर बनानी है, इतने से दूध में भला कैसे बनेगी? और चावल और चीनी कहाँ है? ये लो चावल और ये लो 2 चम्मच चीनी। इससे ज्यादा चीनी मत डालना। क्या सिर्फ 2 चम्मच चीनी? माँ जी, खीर बन रही है, इतने कम सामान में स्वाद कैसे आएगा? अरे बहू, तुम्हें घर को बड़े हिसाब से चलाना है। और सुनो, खीर को ज्यादा देर गैस पर मत पकाना, वरना सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा। 2 बाले देकर गैस बंद कर देना। ओ गॉड माँ जी, आपकी ये कंजूसी तो इंटरनेशनल लेवल की है। रुकिए, मुझे जरा लाइट ऑन करने दीजिए, मैं अपनी पहली रसोई की तैयारी की रील बना लेती हूँ। रील वील बाद में बनाना, पहले ये खीर बना। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। ऐसे ही सिया अपनी कंजूस सास के निगरानी में अपनी पहली रसोई बनाती है, तो दूसरी तरफ मंगला के किचन में दिया अपनी पहली रसोई बनाने के लिए तैयारी कर रही होती है। तभी मंगला हाथ नचाती हुई अंदर आती है और विदेशी डिशेस के नाम गिनाने लगती है। क्यों दिया बहू, तुम्हें इंग्लिश डिशेस बनानी आती है? जैसे वो इटालियन पास्ता या जापानी सुशी। हमारी पसंद तो बहुत हाई फाई है। माँ जी, मुझे तो नॉर्मल इंडियन खाना ही बनाना आता है, ये सुशी और पास्ता कैसे बनेगा? अरे बहू, जब मेरी पहली रसोई थी ना, तो मैंने ऐसी विदेशी चीजें बनाई थी कि लोग स्वाद के मारे अपनी उंगलियां तक चबा गए थे। पेरिस के लोग तो आज तक मेरे हाथ का स्वाद भूल भी नहीं पाए हैं। पता नहीं माँ जी क्या बोल रही हैं, पेरिस में सुशी कब से मिलने लगी? तीनों बहुएं अपने अपने किचन में पूरी कोशिश करके अच्छा खाना बनाने लगती हैं। वहीं उनकी सास अपने कमरे में आकर आपस में फोन पर बात करते हुए, हेलो विमला मंगला, क्यों ना हम सब अपना अपना खाना लेकर एक के घर इकट्ठा हो जाए, एक ही जगह सब खाना खा लेंगे। हाँ, सबको एक दूसरे की बहुओं के हाथ का टेस्ट भी मिल जाएगा और पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। हाँ, मैं भी अपनी थाली लेकर वही आती हूँ। जिसके बाद तीनों सास मिलकर बहुओं की पहली रसोई का खाना कमला के घर की डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं और फिर तीनों परिवार एक साथ मिल बांट कर खाना शुरू करते हैं। तभी रिया की सब्जी में तो बहुत तीखा है, और ये सिया की खीर 2 चम्मच चीनी की वजह से बिल्कुल फीकी है। दिया का ये खाना तो बहुत सिंपल है, हमारे पेरिस वाले शेफ के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। डाइनिंग टेबल पर खाना खत्म होने के बाद तीनों पति और बेटे हाथ धोने चले जाते हैं। वही तीनों सासें किचन में बर्तन देखने जाती हैं। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठी तीनों बहुएं सासों की बुराइयां करते हुए, अरे यार, तुम दोनों को क्या बताऊं, मेरी महाकंजूस सास ने पहली रसोई के लिए अब सिर्फ आधा किलो दूध दिया था। मेरी हिटलर सास ने तो रसोई में घुसते ही मुझे पूरे दिन के काम का इतना बड़ा टाइम टेबल थमा दिया था, पर मैंने भी पहले दिन उनकी पूरी अकड़ ढीली कर दी। तुम दोनों फिर भी ठीक हो। मेरी सास तो मेरे आगे हमेशा लंबी लंबी फेंकती रहती है, कभी पेरिस का पास्ता तो कभी सुशी। लो, वो तीनों वापस आ रही हैं, चुप हो जाओ। तीनों सास वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती हैं। तभी ससुर नरेश जी मुस्कुराते हुए, भाई बहुओं ने पहली रसोई का खाना तो बहुत बढ़िया खिलाया, अब चलो सब लोग बहुओं को उनकी पहली रसोई का नेक दे दो। हाँ हाँ, नेक क्यों नहीं, मैं तो टीचर हूँ, इसलिए मैं अपनी बहुओं के लिए ये किताबें लेकर आई हूँ ताकि तुम अच्छी शिक्षा पाओ और गृहस्थी संभालना सीखो। वाह, पहली रसोई का नेक मिला है, स्कूल की पुरानी किताब। ये लो बहुआ, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। थैंक्स माँ जी, इतने बड़े नेक को तो मैं फ्रेम करवा कर रखूंगी। अरे विमला, हमारे जमाने में तो हमें नेक में कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन चलो मेरी तरफ से तुम तीनों बहुओं को 11-11 रुपए का शगुन। ओ गॉड, लाखों की फेंकने वाली सास का 11 रुपए का नेक। अपनी सासों की ऐसी हरकत देखकर बहुएं मनी मन हंसने लगती हैं। तभी ससुर रमेश जेब में हाथ डालकर, अरे हमारा भी तो मन है बहुओं को अच्छे से नेक देने का, हम भी कुछ। आप चुप बैठिए, जो हमने दे दिया वो बहुत है, ज्यादा नवाब मत बनिए। तीनों ससुर डरकर तुरंत शांत हो जाते हैं और अपनी जेब से हाथ बाहर निकाल लेते हैं। और फिर अगले दिन शादी के बाद पहली बार तीनों सासें अपनी नई बहुओं को लेकर मोहल्ले के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचती हैं। हटो हटो सब सामने से, मेरी बहुओं का पहला दर्शन है, पहले हम ही करेंगे। अरे ओ धक्का क्यों मार रही हो, मंदिर है, तमीज से लाइन में लगो। तो मुझे सिखाएगी तमीज, चुपचाप पीछे हट वरना पलट दूंगी तुझे।
मॉम जी प्लीज शांत हो जाइए, भगवान के दर्शन ही तो करनी है, जो पहले करे या बाद में क्या फर्क पड़ता है। क्या तू मुझसे जुबान लड़ा रही है रिया? देखो देखो गीता, बड़ी वाली का हिटलर रूप मंदिर में भी चालू है। दूसरी तरफ कंजूस विमला अपनी बहू सिया को लेकर पंडित जी के पास पहुंचती है। प्रणाम पंडित जी, ये मेरी नई बहू है, पहली बार मंदिर आई है, इसको थोड़ा अच्छे से ज्यादा प्रसाद दे दीजिए ना। अखंड सौभाग्यवती भवा बेटा, ये लो प्रसाद। अरे पंडित जी, बहू को तो दे दिया, पर मुझे तो आपने दिया ही नहीं। थोड़ा प्रसाद मेरे लिए और थोड़ा मेरे दोनों बेटे और पति के लिए भी दे दीजिए। ओ गॉड माँ जी, क्या आप भी प्रसाद मांग मांग कर ले रही हो? वहीं मंगला मंदिर के ट्रस्टी और औरतों के बीच खड़ी होकर हाथ नचाते हुए लंबी लंबी फेंक रही होती है। अरे पंडित जी, हम तो सोच रहे थे कि इस मंदिर को पूरे फूल से सजाएंगे और बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, पर क्या करें, इस बार सब जल्दी जल्दी में हो गया तो हो ही नहीं पाया। हमारा तो मन था कि लाखों का दान पुण्य करें। वहीं तीनों बहुएं आपस में मिलकर मंदिर के एक कोने में खड़ी हो जाती हैं और अपनी सासों की हरकतें देखकर फुसफुसाते हुए। सुना तुम दोनों ने, माँ जी को दान पुण्य का कितना शौक है, तभी तो कल पहली रसोई में हम सबको 11-11 रुपए का भारी भरकम नेक दिया था। सही कहा, पेरिस की क्वीन का 11 रुपए का भंडारा। जिसके बाद सभी पूजा खत्म करके मंदिर से बाहर निकलते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आए दिन तीनों सास बहू के घरों में कलेश बढ़ने लगे, क्योंकि एक तरफ तीनों सास शेर थीं तो बहुएं सवा शेर। और फिर एक दिन बिमला के घर में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे लाइव ब्लॉग में। देखिए आज मेरी कंजूस सास की कंजूसी का लाइव प्रोग्राम। इन्होंने फ्रिज पर भी ताला लगा दिया है। हाय राम, ये क्या कर रही है सिया? बंद करिए फोन। सिया प्लीज ये फोन अभी बंद करो तो। यार तुम तो हमारी पूरी दुनिया में बदनामी करवा कर छोड़ोगी। घर की पर्सनल बातों का इंटरनेट पर लाइव टेलीकास्ट कौन करता है भाई? ओहो पवन, तुम चुप रहो, ये तो मेरे फॉलोअर्स की डिमांड थी। पवन बचा ले मुझे इस वीडियो वाली बहू से, वरना ये एक दिन मेरी तिजोरी की चाबी भी इंटरनेट पर दिखा देगी। विमला गुस्से में चिल्ला पड़ती है, लेकिन विमला को नजरअंदाज करते हुए हंसकर रील पोस्ट कर देती है। और फिर अगले दिन दोपहर में विमला के घर के बाहर एक कुरियर आता है। जी मैडम, आपका पार्सल। ओहो, फाइनली मेरा पार्सल आ गया। भैया कितने पैसे हुए टोटल? पूरे 5,000 हुए मैडम जी। क्या 5,000? हाय राम, 5,000 में तो मैं अपने पूरे साल के राशन का खर्चा चला लेती हूँ। तूने ऐसा क्या मंगा लिया इस डिब्बे में? माँ जी, आपकी रसोई का पुराना सामान तो बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, इसलिए मैंने ये नई मिक्सी मंगाई है। पवन, ओ पवन, जरा बाहर आ और देख अपनी इस महारानी बीवी को। 5,000 रुपए फूक दिए एक झटके में। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? माँ जी, अपनी ये फालतू की डायलॉगबाजी बंद कीजिए कि मेरे मायके से मिले हुए पैसे हैं, आपके बेटे के पैसे थोड़ी ना है जो आप इतना उछल रही हो। तो क्या हुआ, आई तो इसी घर में है ना, इतनी फिजूल खर्ची इस घर में नहीं चलेगी। माँ, आप इसकी फिजूल खर्ची की बात कर रही हो? यहाँ मेरे पास खुद पर्स में ऑफिस में चाय पीने तक के पैसे नहीं है। जरा 50 रुपए देना ऑफिस के लिए। 50 रुपए बहुत ज्यादा है, ये लो 10 रुपए, एक कप चाय आ जाएगी ऑफिस के बाहर। लो पवन, देख लो, दे दी तुम्हारी माँ ने तुम्हें पूरे 10 रुपए। तुम्हारी माँ की ये इंटरनेशनल कंजूसी तो एक दिन रिकॉर्ड तोड़ेगी। उफ माँ, इस 10 में तो आजकल बिस्कुट का पैकेट भी ढंग से नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ मंगला के घर में डाइनिंग टेबल पर छोटी बहू दिया ने सुबह का नाश्ता और खीर परोसी होती है। अरे बहू दिया, तुमने इस खीर में तो एक दाना भी मेवा नहीं डाला है। तुम्हारे मायके में क्या अच्छे से खाना बनाना नहीं सिखाया था? माँ जी, घर में जो सामान था मैंने उसी से खीर बनाई है। अरे बहू, हमारे ससुराल में जब मेरे मायके से दहेज आया था ना, तो ट्रकों में सिर्फ काजू बादाम और पिस्ते लदे हुए थे। हम तो खीर में चावल कम और मेवे ज्यादा डालते थे। जी माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। दिया बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है। उसी शाम मोहल्ले के बाहर चाय की टपरी पर तीनों भाई बेंच पर बैठे चाय पी रहे होते हैं। भाइयों, शादी के बाद से घर में बस कलेश ही चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ आज शाम सबको मॉल घुमाने ले चलो, थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी तो बीवियों का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा है कमल, मेरी सिया तो वैसे भी घर में बोर हो रही है। हाँ भाई, चलो सब मिलकर चलते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा घूमना भी। घर आकर तीनों भाई जैसी अपनी बीवियों से मॉल जाने की बात करते हैं। अच्छा, बीवियों को मॉल घुमाने ले जा रहे हो?
और हम क्या यहाँ घर की रखवाली करेंगे? हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। अरे माँ, वो हम तो बस ऐसे ही जा रहे थे, आप घर पर आराम करो ना। क्यों करे आराम? बेटे हमारे हैं तो क्या शादी के बाद हम अपने बेटों के साथ कहीं जा भी नहीं सकते? माँ जी, हमारी नई नई शादी हुई है, क्या हम अपने पतियों के साथ अकेले थोड़ा टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकते? अरे बहू, जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम पूरे खानदान को साथ लेकर पेरिस के मॉल्स में जाते थे। अकेले जाना तो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। सासों की जिद के आगे किसी की नहीं चलती और तीनों सास ससुर और बहुएं मिलकर मॉल पहुंचते हैं। हाय राम, एक टॉप का दाम 2000 रुपए, इतनी महंगी लूट मची है यहाँ। माँ जी, मॉल में ऐसे ही रेट होते हैं, आप चिल्लाकर हमारी बेइज्जती मत करवाओ। वहीं दूसरी तरफ बिमला एक ग्रॉसरी शॉप में घुस जाती है जहां सिया हाथ में कैमरा लेकर रील बना रही होती है। तभी बिमला की नजर एक फटे बिस्कुट के पैकेट पर पड़ती है। वह उसे लेकर सीधे बिलिंग काउंटर पर पहुंच जाती है। ओ भैया सुनो, हमने तुम्हारे मॉल से इतना सारा सामान लिया है, ये देखो ये बिस्कुट का पैकेट तो थोड़ा फटा हुआ है, इसे तो तुम हमें मुफ्त में ही दे दो ना। अरे आंटी जी, ये मॉल है, यहाँ कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। फटा है तो हम इसे चेंज कर देंगे, पर मुफ्त में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दोगे फ्री में जब सामान बिक नहीं रहा? देखिए फ्रेंड्स, मेरी सास मॉल के मैनेजर से 10 रुपए का फटा पैकेट मुफ्त में मांगने के लिए दंगल कर रही है। सिया प्लीज ये रील बनाना बंद करो। माँ आप भी बस करो, सब लोग हमारी तरफ देखकर हंस रहे हैं। पवन चुपचाप खड़े रहो। जैसे पापा जी कभी मम्मी जी के मैटर में नहीं बोलते ना, वैसे ही तुम तीनों भाई भी हमारे मैटर में बीच में नहीं बोलोगे। अच्छा ठीक है। ऐसे ही मॉल से सब घर लौट आते हैं। वहीं तीनों घरों में अब यह रोज का ड्रामा बन चुका था। बहुएं सासों के तानों से बुरी तरह परेशान हो चुकी थीं। कमल, मैं तुम्हारी माँ के रोज रोज के तानों से तंग आ चुकी हूँ। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं उन्हें? देखो रिया, मैं तो बीच में नहीं पड़ने वाला। ना मैं माँ के पीछे कुछ बोलूंगा और ना तुम्हारे पीछे। मुझे शांति चाहिए। तीनों बहुएं अपनी सासों को सबक सिखाने की नई तरकीबें सोचने लगती हैं। वहीं उसी दिन अचानक कमला की दूर की ननद संतोष कमला के घर आ जाती है, जहां घर में कमला और रिया के बीच जोरदार बहस चल रही थी। तभी देख कमल, अगर तू अपनी इस जूडो कराटे वाली बीवी को नहीं संभाल सकता तो इसे उठा और भारी डंबल की तरह पटक दे। अरे माँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ कि मैं इतने भारी डंबल को उठाकर पटकूं। आप दोनों आपस में ही निपट लो ना। माँ जी, ये चिमटा नीचे रखो, वरना मुझे अपना कराटे पंच दिखाना पड़ेगा। इतना सुनते ही गुस्से में कमला चिमटा फेंक कर रिया को मारती है, लेकिन वो झुक जाती है और वो चिमटा सीधे सोफे पर बैठी रिश्तेदार संतोष के सर पर जा लगता है। हाय दैया, मार डाला। ये कैसा घर है? यहाँ तो सास बहू आपस में फेंका फेंकी कर रहे हैं। वहीं बर्तन गिरने और चीखने की आवाज सुनकर बाहर मोहल्ले के पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। और देखो तो सही, इनकी बहुओं को आए अभी कितने दिन हुए हैं और इनके घर में रोज के ड्रामे शुरू हो गए। उसी दिन शाम के वक्त तीनों बहुएं रिया, सिया और दिया पार्क में बेंच पर बैठी होती हैं। यार, मेरी सास इतनी कंजूस है कि खाना बनाने के लिए सामान तक नहीं देती, सब सामान तिजोरी में बंद रखती है। और मेरी सास मुझे हर चीज में नीचे दिखाने की कोशिश करती है। मायके से कितना भी सामान ले आओ, उनका तो पेट ही नहीं भरता। बहुत हुआ बहनों, एक तो हम पूरे घर का काम करें और ऊपर से इनकी कड़वी बातें भी सुने। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। अभी के अभी हम तीनों अपने मायके चलते हैं। इतना सोचकर तीनों बहनें तुरंत हाईवे पर आकर एक ऑटो रुकवाती हैं और बिना किसी को बताए चुपचाप अपने मायके रवाना हो जाती हैं। वहीं जब रात तक तीनों बहुएं घर नहीं आती तब पवन, अरियो पवन, ये सिया कहाँ रह गई? रात के 9 बज गए, उसका फोन भी बंद आ रहा है। माँ हमें क्या पता कहाँ गई। आप लोग अपनी हरकतों से बाज आओ, तभी तो बहुएं इस घर में शांति से रह सकती हैं। आपने तो उसका जीना हराम कर रखा है। भाग्यवान, तुम्हें तो पूरे घर में सिर्फ अपनी ही चलानी है ना। लो चलाओ अपनी हुकूमत। तभी पवन के फोन पर सिया का फोन आता है तो पवन स्पीकर ऑन करता है। हेलो पवन, हम तीनों बहनें अपने मायके पहुंच चुकी हैं। अब तुम और तुम्हारी माता जी आराम से घर में रहो। इतना कहकर सिया फोन रख देती है। वहीं बहुओं के जाने के 3 दिन बाद ही तीनों सासें घर का झाड़ू पोछा और बर्तन करते करते बुरी तरह थक चुकी होती हैं। हाय राम, बहुएं थी, काम का पता ही नहीं चलता था। अब तो पूरा घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है। हाँ दीदी, पहले घर में खटर पटर की आवाज होती थी, चाहे लड़ाई ही सही, पर रौनक तो रहती थी। अब तो सन्नाटा पसरा रहता है। सच कह रही हो विमला, अब मैं किससे अपनी पेरिस की कहानियां कहूँ? वहीं दूसरी तरफ बाहर चाय की टपरी पर तीनों बेटे और तीनों ससुर बेंच पर बैठे होते हैं।
तभी तीनों सास रोते हुए वहां पहुंचती हैं। बेटा कमल, पवन, नयन, तुम लोग जाओ और हमारी बहुओं को वापस ले आओ। हमारे बिना तो घर नरक बन गया है। माँ, भगाया आप लोगों ने तो आप ही जाकर उन्हें लेकर आओ, हम क्यों जाएं? हमारी कोई गलती थोड़ी ना है। देखो भाग्यवान, तुम अपने इशारों पर नचाकर सबको रखना चाहती थी, पर भूल गई कि वो आजकल की मॉडर्न जमाने की लड़कियां हैं। वो किसी के गलत इशारों पर नहीं नाचेंगी। सही कहा, जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगी बहुएं वापस नहीं आएंगी। तीनों सासों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपनी बहुओं से माफी मांगेंगे। चलो उन्हें लेने चलते हैं। इतना कहकर तीनों सास ससुर और उनके पति अपने बहू के मायके के लिए निकल पड़ते हैं और उनके मायके पहुंचकर जब घर के अंदर जाते हैं तो वो तीनों बहुएं सोफे पर बैठी होती हैं। तभी कमला, बहू, हमें माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से घर में कोई हिटलरगिरी नहीं होगी। तुम जैसे चाहोगी वैसे ही रहना। सिया बेटी, ये लो घर की सारी तिजोरियों और अलमारियों की चाबियां। आज से सारा सामान तुम्हारा है। अब फ्रिज पर कभी ताला नहीं लगेगा। दिया बेटा, मुझे भी माफ कर दो। अब से मैं ये पेरिस की झूठी कहानियां लंबी लंबी फेंकना बिल्कुल बंद कर दूंगी। तीनों बहुएं अपनी सासों का बदला हुआ रूप और सच्चा प्यार देखकर भावुक हो जाती हैं और अपनी सासों के पैर छूती हैं। माँ जी, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। अब हम अपनी सासों को अपनी माँ बनाकर रखेंगे। जिसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी अपने घर लौट आता है और तीनों सास अपने बहू के साथ सुकून भरी जिंदगी बिताती हैं।